है, आपका इस्तकबाल है। हम बातचीत कर रहे हैं एम करुणानिधि और साथ ही साथ उनके जाने के बाद जो तमिलनाडु में हालात होंगे, असेंबली इलेक्शन जो होने वाले हैं उस पर क्या कुछ असर इसका पड़ेगा, आने वाले वक्त में जो मरकजी इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे 2019 में, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, जो तमाम पहलू हैं उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। और दत्ता सर, मैं आपके पास एक बार फिर वही आ रहा हूं कि जो मौजूदा असेंबली इलेक्शन है उसको लेकर के कई तरह की बातें आ रही हैं कि स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि एआईएडीएमके और डीएमके भी कहीं ना कहीं एक लीडर के लिए, एक खास तौर पर जो अपना प्रो कॉल्ड लीडर हो उसके लिए जद्दोजहद करती नजर आएगी। वहीं रजनीकांत और कमल हासन जो इस वक्त अपनी जमीन तलाश रहे हैं, वो इसमें किस्मत आजमाएंगे, उनको कितना फायदा मिलेगा, ये तमाम चीजें जो है वो मायने रखेंगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा और मायने रखेगी। रजनीकांत और कमल हासन छलांग जरूर मारेंगे। साथ में कांग्रेस और बीजेपी का एंगल भी देखना पड़ेगा कि उनका जो है बिल्कुल वो फोकस क्या है। उसी से ये जो कहते हैं ना कि ग्राउंड टेस्टिंग और टेस्टिंग ऑफ द वाटर, वो टेस्टिंग ऑफ द वाटर कांग्रेस और भाजपा के लिए जरूर होगा तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शन। मैं एक चीज को भी ये कहीं ना कहीं पे मैं मानता हूं, क्योंकि तमिलनाडु के जनता का जिस तरह का मिजाज है और वहां पे जो आपके एक हीरोइज्म और एक तरह से जो एक व्यक्ति को जो एक आइडल के हिसाब से देखा जाता है और उसकी जो वर्शिपिंग होती है और उसके साथ तमाम जितने सारे चीजें जुड़ी हुई है, चाहे उनका मूर्ति बना के मूर्ति पूजा करना और फिर सेल्फ इमोलेशन करना, तमाम तरह की चीजें कर लेना, ये सारी चीजें बहुत बहुत प्रसिद्ध रहा है तमिल पॉलिटिक्स में। मैं मानता हूं कि दो साल पहले जयललिता जी की देहांत हुई है और आप करुणानिधि जी का देहांत हो गया है, तो कहीं ना कहीं पे असेंबली इलेक्शन पे दो तरह की सहानुभूति की लहर भी दिखाई देगी। इमोशनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इमोशनल फैक्टर्स। और दोनों डीएमके और एआईडीएमके बहुत बड़े पैमाने पे इस इमोशनल फैक्टर या फिर इस इमोशनल कार्ड को खेलने की कोशिश करेगा तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शन पे। देखना होगा कि किसकी स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस इमोशनल सिंपैथी वोट जाता किसकी तरफ यही इंपॉर्टेंट होता है और किस तरफ जाता है। जिसके तरफ सिंपैथी वोट और या फिर ये आकर्षण, सिंपैथिक आकर्षण जिसके तरफ ज्यादा होगा वो हावी होगा। ठीक है, असेंबली इलेक्शन पे ये कहना चाहता हूँ यार, आप सऊद मियां ये बात असेंबली इलेक्शन की बात करो, इलेक्शन क्या असेंबली इसी साल भंग करा देंगे क्या दत्ता जी? असेंबली इलेक्शन तो लोकसभा चुनाव के बाद है भाई। ठीक है सर, अभी थोड़ी है, लेकिन पहले तो लोकसभा चुनाव में, पहले तो लोकसभा चुनावों में टेस्टिंग होगी, उसके बाद असेंबली इलेक्शन अभी 2 साल बाद है। अभी आप कह रहे हो असेंबली इलेक्शन पहले होंगे, असेंबली इलेक्शन 2 साल बाद है भाई। असेंबली इलेक्शन में कहाँ टेस्टिंग होगी? नहीं, लेकिन तो लोकसभा इलेक्शन है, उसमें समीकरण बनेंगे। अगर इन्होंने ये भंग करा रहे हैं वहां विधानसभा, तब बात अलग है। ठीक है सर, मैं इससे अलग जाता हूं, लेकिन तो प्रज्ञा जी जो इस वक्त बात सिंपैथी वोट की बात कही जा रही, क्योंकि ऐसा होगा कि चाहे जनरल इलेक्शंस हो या फिर उसके बाद के इलेक्शंस हो, पहली बार ऐसा होगा कि जब प्रो कॉल्ड एक लीडर जो है डीएमके या एआईएडीएमके दोनों के पास नहीं होगा, और डेफिनेटली वो अपने लीडर को ही कहीं ना कहीं सामने रख करके इलेक्शन लड़ेंगे और उनसे सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट्स यहाँ बैठे हैं, उनके बातों को तो मैं काटना नहीं चाहूंगी, लेकिन जितना साउथ इंडिया में दिख रहा है या नेशन वाइड दिख रहा है कि पॉलिटिक्स काफी हद तक 2014 से अगर हम अब देखें तो पॉलिटिक्स में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं जो कि दिख भी रहे हैं। और जहां पे लीडर नहीं दिखेगा वहां पे वो नेशनल लीडर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी कपूर साहब कह रहे थे कि लोकसभा इलेक्शन पहले होगा, तो लोकसभा इलेक्शन में नेशनल लीडर ढूंढा जाता है, स्टेट लीडर नहीं ढूंढा जाता। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा जब कोई और नए एंट्रेंट्स आएंगे और नॉर्थ इंडियन पार्टीज वहां एंट्री करेंगी साउथ इंडिया में और अच्छे मार्जिन से लेके आएंगी और कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया में। हमें हो सकता है मोदी जी की बीजेपी वहां पे ऐसा कुछ जादू करके आए जो कि आप वहां के एआईएडीएमके या डीएमके या फिर इस वैक्यूम का फायदा उठाने के लिए भी जो है बिल्कुल वो बहुत से लोग होंगे। जब डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शंस लड़े जाएंगे, जब दलित पॉलिटिक्स और ये जो जातिवाद की पॉलिटिक्स है जो कि ऑलमोस्ट सिकुड़ती जा रही है, जो होना था, हम जो लोग वहां पहले से स्टैब्लिश होने की क्यों बात करें, बहुत से लोग हैं वो अपनी जगह भी तलाशने की कोशिश करेंगे।
दत्ता सर जल्दी से आपका रिएक्शन। हाँ, एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज ये भी है कि चाहे वो राष्ट्रीय इलेक्शन हो, चाहे वो क्षेत्रीय इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, दोनों इलेक्शन पे ही कहीं ना कहीं पे जो मैंने सिंपैथी फैक्टर के बारे में मैंने कहा था, दोनों इलेक्शन पे ही बड़े पैमाने पे ये सिंपैथी फैक्टर ऐसा तो है नहीं कि एआईएडीएमके और डीएमके मतलब एक जनरल इलेक्शंस के लिए दूसरा रूपरेखा अपना ले और असेंबली इलेक्शंस के लिए दूसरा रूपरेखा अपना ले। दोनों की पार्टी के जो पैट्रियार्क है और जो लीडर है दोनों पार्टी का, वो दोनों पार्टी के लीडर का देहांत हो चुका है। तो दोनों पार्टी इस चीज को सहानुभूति के हिसाब से देखने की कोशिश करेगी और भुनाने की कोशिश करेगी। और राष्ट्रीय इलेक्शन क्योंकि नजदीक है, 19 में है, मैं प्रज्ञा जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं। यहां पे नेशनल प्लेयर्स की बहुत बड़ा वजूद होगा और महत्वपूर्ण रोल होगा और वहां पे सीधा सीधा देखना होगा कि राहुल गांधी तो कहीं ऐसा ना हो कि डीएमके और एआईएडीएमके बैकफुट पर चले आए और उनका वजूद खतरे में ना पड़ जाए। और नरेंद्र मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी, उसका भी आकलन होगा तमिलनाडु के जनता के नजर में। देवराज सर, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ऐसी सिचुएशन बनेगी क्या? वैक्यूम का फायदा दूसरों को भी मिल जाएगा, दूसरे प्लेयर्स आ जाएंगे? देखिए, दूसरे प्लेयर जैसे आ रहे हैं, मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं कि तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एडीएमके के पाले में है अभी तक, जो उसका ग्राउंड है। इन फ्यूचर, हाँ, अभी तक, आज तक का, हाँ, फ्यूचर का अभी जो मैं बता रहा हूँ, इसी के ऊपर बेस होगा। अब किसके साथ किसका अलाइन हो रहा है, डीएमके एआईडीएमके का कांग्रेस बीजेपी के साथ होता है तो बीजेपी उस अलाइन में मजबूत हो सकती है। बीजेपी वैसे नहीं जीत रही है, उसका आधार वैसे नहीं बन रहा है इंडिविजुअल। उसी तरह से डीएमके का जो होगा कांग्रेस के साथ, अब कितना नेशनल जो इश्यूज हैं वो चुनाव पर प्रभाव डालेंगे, तो जिस पार्टी के साथ नेशनल बीजेपी रहेगी उसका असर पड़ेगा वहां पर। लेकिन यहाँ पर अगर अलग अलग प्लेयर के तौर पर नहीं जा पाए, अगर बीजेपी इंडिपेंडेंट किसी उससे जाना चाह रही है तो उस स्थिति में सामाजिक आधार किसी पार्टी का नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों पार्टियों का अपना सामाजिक आधार है। और जो व्यक्तित्व जो बताए जा रहे हैं, रजनीकांत जी और कमल हसन जी, तो उनका अभी बताया था सीनियर पत्रकार जी महोदय ने कि जो पहले जयललिता जी आई तो उनका जो राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त था वो बेशक उनको, तो यहाँ पर किसी को इस तरह का कोई संरक्षण नहीं प्राप्त है ना, उनका कोई काम करने की जरूरत, तो इन्हें सब कुछ नया अपना बनाना, जी अपना बनाना है सब कुछ, और फिर उसको आगे लेके चलना है, फिर उसको स्थापित करना है, फिर चुनाव लड़ना है। तो ये दिक्कत है, तो ये देखना है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल कोई भी पार्टी वहां अपना वजूद बना देगी। राकेश कपूर साहब, आप भी क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं कि जो इनकी बात से मेरा इत्तेफाक नहीं, जो प्लेयर्स हैं वो अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, उनको कहीं ना कहीं सहारे की जरूरत पड़ेगी, या फिर वो वैक्यूम का फायदा उठा लेंगे, कुछ प्लेयर्स एंट्री कर जाएंगे? देखिए, आप देखिए सन 67 तक जब तक वहां कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी थी, उसके अगवा कौन थे? कामराज जी के बाद वहां पर जब 67 में कांग्रेस हारना शुरू हुई तो कामराज, हालांकि नहीं है, कांग्रेस हमेशा मौजूद रही है वहां और आज भी मौजूद है। चिदम्बरम वहीं से जीत करके आते हैं। कांग्रेस के 4 या 5 एमपी हैं तमिलनाडु से। और उससे पहले जी के वासन साहब के जो फादर में, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जिन्होंने तमिल मनीला कांग्रेस बनाई थी। और उनको 1998 में जब ये कहा गया था, 1996 में शायद, उनके लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट रखी गई थी, तो उन्होंने कहा था एम आई ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल, उन्होंने तब ये बात कही थी। तो वहां पर चूंकि एंट्री जो लेनी है वहां पर वो बीजेपी को लेनी है, बीजेपी की अभी तक कोई वहां एंट्री नहीं लेकिन है। कांग्रेस की अगर एंट्री है भी तो एक कहते हैं ना कि सुप्तावस्था में होना, नहीं, वो सुप्तावस्था तो वगैरह वो सब सही है। अब जो जिस तरीके की वहां पर हालात बन रहे हैं उसमें देखना यह है कि कांग्रेस की विरासत भी जो है वो वहां पर लगभग वैसी ही है जैसी कि द्रमुक या अन्ना द्रमुक का थोड़ा पक्ष दूसरा रहा है, वो आपस की लड़ाई में वो सामाजिक न्याय, यही सारी बातें रही हैं वहां पर कांग्रेस के साथ भी। अब उसमें सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से वो द्रमुक को साथ लेके चलना चाहती है या द्रमुक के खिलाफ चलेगी। भाजपा अन्ना द्रमुक के साथ रह करके किस तरीके से अपनी एंट्री मारेगी, साथ रहकर या रजनीकांत को साथ लेकर के सपोर्ट ही चाहिए, किस तरीके से इंडिविजुअल
किस तरीके भाई वो दे कैन नॉट गो एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी इन तमिलनाडु में उनका कुछ नहीं है, ये अब स्वीकार करना चाहिए। ये बीजेपी स्वयं स्वीकार करती है, इसमें अति उत्साह में आने की जरूरत नहीं है। जो हकीकत है वो हमें जाननी चाहिए। तो इसलिए जो तमिलनाडु की राजनीति है वो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अब चूंकि अन्ना द्रमुक लावारिस पार्टी हो चुकी है। द्रमुक के साथ ऐसा नहीं है, माफ कीजिए, अन्ना द्रमुक पूरी तरीके से लावारिस है। वहां जयललिता के बाद कौन, जयललिता के बाद जिसने दावा किया था वो जेल में बैठी हुई है, शशिकला। उसका जो भतीजा या भांजा है वो टीटी के दिवाकरण, वो चुनाव हालांकि जीत गया है लेकिन उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो डीएमके को चुनौती दे सके मैदान में आकर के। तो और वहां पर जो भी राष्ट्रीय नेता रहा है वो तमिल आइडेंटिटी का ही रहा है। वहां इससे फर्क केवल इंदिरा गांधी का दौर ऐसा जरूर था, इंदिरा गांधी या नेहरू का, जिनका वहां सिक्का चलता था। उसके बाद ऐसा कोई देश में नेता नहीं आया। राजीव गांधी तक को भी हथियार जो है वो डालने पड़े थे जवाब देना एमजीआर के सामने। देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ सुना है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जैसा कि कपूर साहब और देवराज जी कह रहे हैं, ठीक है, जमीन नहीं है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में नेशनल लीडरशिप अपना एक अहमियत रखती है। और मुझे अभी भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो दोनों पार्टीज हैं, एआईडीएमके और डीएमके, ये अलायंस पार्टीज बन के ना रह जाएं आज की डेट में, और जो नेशनल पार्टीज हैं वो हीरो बन के सामने ना आए 2019 के इलेक्शंस में। मुझे इसका काफी अंदेशा है। बाकी मैं एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया बोल रही हूँ और ये लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपकी लेकिन पॉलिटिकल समझ जो है, उसी वजह से मैं आपसे ये सवाल पूछ भी रहा हूं, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल समझ भी बहुत ज्यादा अहम है और बहुत ज्यादा अच्छी है। इस वजह से हम आप से भी इस पर रिएक्शन ले रहे हैं। लेकिन दत्ता सर, इस पर आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं प्रज्ञा जी की बात से, या फिर मैं कपूर साहब की बात से? प्रज्ञा जी के बात से इत्तेफाक रखता हूं और कपूर साहब के बातों से भी आंशिक रूप से इत्तेफाक रखता हूं। पर जैसे प्रज्ञा जी ने जो कहा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और जरूरी नहीं है कि हर बार हिस्ट्री रिपीट हो। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी और जब अटल जी ने सरकार बनाया था, भाजपा मदुराई और कन्याकुमारी की सीट जीती थी वहां से, तमिलनाडु से। तो ये एकदम बिल्कुल इनकार कर देना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, ये सही नहीं होगा। बंगाल का उदाहरण मैं देता हूं। अरे बंगाल का तृणमूल कांग्रेस का नेचुरल रिप्लेसमेंट तो लेफ्ट होना चाहिए, या फिर लेफ्ट का नेचुरल रिप्लेसमेंट तृणमूल कांग्रेस है। वहां पे अचानक ऐसे उफाम भाजपा के लिए कैसे हो गया है? आसाम को भी आप उठा के देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन उदाहरण है। लेफ्ट की कमजोरी का ही तो फायदा उठाया, वैक्यूम और लेफ्ट और कांग्रेस वहां पे खत्म हो चुका है बंगाल में, और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में कोई राष्ट्रीय लेवल का चेहरा नहीं है वहां, या जो क्षेत्रीय, जो बंगाली हो या फिर वहां के क्षेत्र से हो। वहां पे अगर एक फैक्टर के हिसाब से अगर काम किया है बंगाल में इस तरह का उफाम लाने की, वो फैक्टर है नरेंद्र मोदी जी बंगाल के परिपक्ष में। और कर्नाटका के परिपक्ष में भी असेंबली इलेक्शन के दौरान आप देखिएगा, कहीं ना कहीं पे जिस तरह से मोदी जी के जो लगातार धुआंधार रैलीज हुई हैं, उसके बाद ना कर्नाटका का राजनीतिक, देखिए येदुरप्पा थे, पर भाजपा के जो क्षेत्रीय, जो प्रदेश के जो टीम थे, वो लोग मान रहे थे कि बीजेपी की लड़ाई कहीं पर भी नहीं है कांग्रेस के मुकाबले में। पर अचानक जिस तरह से एक वेव आई और जिस हिसाब से एक मैकबेथ की तरह या फिर एक हीरो जूलियस सीजर की तरह जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी वहां पे आए कर्नाटका के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और जिस हिसाब से रैलीज, तमाम रैलीज हुई है उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व की कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्र में, सारी चीजों को ध्वस्त कर दिया। और जूलियस सीजर बनने की कोशिश सर तो तमिलनाडु में भी और उसमें भी होगी, तमिलनाडु में भी यही चीज हो सकती है। राकेश कपूर जी, जूलियस सीजर बनने की कोशिश एक बार फिर से होगी तमिलनाडु में, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या फिर उसके बाद असेंबली इलेक्शन हो। देखिए, जो कल्चरल कॉन्ट्रास्ट है ना, आप क्यों भूल जाते हैं? बंगाल से इतना जबरदस्त कल्चरल कॉन्ट्रास्ट नहीं है, वहां पर कल्चरल कॉन्ट्रास्ट है तमिलनाडु में। तमिलनाडु इज ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। वहां पर इन चीजों को लागू करना इतना आसान नहीं है जो आप
त्रिपुरा या असम। लेकिन सर बंगाल में भी तो आसान नहीं था। बंगाल में तो आसान अब भी नहीं है। हाँ। ये बहुत सरलीकरण, बंगाल में आसान अब भी नहीं है। वहां पर ममता बनर्जी का जो अपना रुतबा है, ममता बनर्जी ने जिस संघर्ष, लेकिन सेकंड पार्टी के तौर पर बीजेपी का आ जाना ये भी तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है। इतना सारा इलेक्शन में गड़बड़ी करने के बाद पंचायत इलेक्शन में, और जहां बात आती है कल्चरल डिफरेंसेस, जहां कल्चरल डिफरेंसेस की जहां बात आती है, बेशक बंगाल और तमिलनाडु के कल्चरल डिफरेंसेस में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, पर कर्नाटका और तमिलनाडु के कल्चरल डिफरेंसेस में उतना 1 और 11 का फर्क राकेश नहीं। मैं ये बात कह रहा हूं कि इतना सिंप्लीफिकेशन करके नहीं देखना चाहिए पॉलिटिक्स को। जो बंगाल या त्रिपुरा या असम या इसकी पॉलिटिक्स, इसका देखिए ना, इसके पीछे इतिहास है। इमरजेंसी के बाद इन राज्यों में जो है वो जनता पार्टी को जीत मिली थी। असम में भी गोलब बरबोरा की सरकार बनी थी, हालांकि 44 सीटें आई थी, लेकिन वो बना के ले गए थे। और वहां पर सीपीएम चूंकि इमरजेंसी के खिलाफ थी, सीपीआई पक्ष में थी, तो वहां पर सीपीएम की जीत हुई थी 1977 के बाद। तो इन चीजों प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, ऐसी एक लकड़ी से नहीं हाँक देना चाहिए। तमिलनाडु में इमरजेंसी के दौरान भी तमिलनाडु में कांग्रेस, चारों राज्य, दक्षिण के चारों राज्यों में कांग्रेस को अच्छी जीत मिली थी। वहां तो जनता पार्टी की केवल 1 सीट आई थी, वो नीलम संजीव रेड्डी की थी, वो भी आंध्र प्रदेश से थी। तो सब जगह कांग्रेस जीती थी इमरजेंसी के बाद। 153 सीटें कांग्रेस की आई थी पार्लियामेंट में। तो ये इतिहास की चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या वजह थी। लेकिन सर अभी जो अब जो मौजूदा दौर है, बदलाव का जो अब एक जो तरह से क्या आप समझते हैं 37 साल तक सीपीएम पार्टी का राज रहा पश्चिम बंगाल के अंदर, उसमें एक जड़ था। मैं तो उस दौरान बहुत घूमा हूं पश्चिम बंगाल के चुनाव में। एक वो चुनाव थोड़ी हो रहे थे, वो तो विद्रोह हो रहा था सीपीएम के शासन के खिलाफ, चूंकि उन्होंने सिवाय कृषि सुधारों के दूसरा कोई काम नहीं किया, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ वहां पर। बहुत सारी चीजें हो गई 37 साल के अंदर। तो उन चीजों को हमें हर तरफ एक फार्मूला लागू नहीं होता है, हर राज्य में एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती हैं। तमिलनाडु ने तरक्की की है। तमिलनाडु ने चाहे वो करुणानिधि जी की सरकार रही हो या चाहे जयललिता की सरकार रही हो, लेकिन सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में वो राज्य पीछे नहीं रहा है, वो राज्य रुका नहीं है, वो लगातार चलता रहा है आगे, सोशल सेक्टर से लेकर के इकोनॉमिक सेक्टर तक में। तो इसलिए वहां पर जो आप एक राष्ट्रवाद वहां ये चलता नहीं है भाई, ये राष्ट्रवाद वहां चलने वाली चीज है नहीं तमिलनाडु में। दिक्कत ये है, अब ये दिक्कत ये है हमारे साथियों के साथ कि वो सारी चीजों को वहाँ पे आपका देखने का नजरिया अलग हो सकता है, दूसरे का देखने का नजरिया अलग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो देखने का नजरिया है वही सटीक है, दूसरे का जो देखने का नजरिया है वो सटीक नहीं है। दोनों ही पार्शियली सही हो सकता है। और मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से भी देखने की आवश्यकता है। दोनों नेशनल पार्टीज का अगर आकलन कर ले, एक सेटिंग सन है, दूसरा राइजिंग सन है। इस चीज को भी कैसे हम लोग इनकार कर सकते हैं? कांग्रेस एक डूबता हुआ सूरज है पूरे देश के परिपक्ष में, भाजपा एक उभरता हुआ सूरज है पूरे देश के परिपक्ष में। इस चीज को भी हमें एक्सेप्ट करने की आवश्यकता होती है। केवल राजनीतिक विरोध के चलते इस रियलिटी को अगर नहीं एक्सेप्ट करे तो मैं समझता हूं कि वो एक्चुअल आकलन नहीं होता है नेशनल पॉलिटिक्स। ऐसा है नहीं दत्ता जी, देखो जो चीजें बदलती रहती हैं। अब 2018 है, 2014 नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने चुनाव नहीं लड़ा, आरएसएस ने चुनाव लड़ा था। एक एक कार्यकर्ता ने जान लड़ाई थी। तो सर 2019 में क्यों तब जाकर आपको क्यों लगता है कि ऐसा नहीं होगा? 2014 में अगर हुआ है, 2019 में तो और बड़े पैमाने पे होगा। 2019 में तो और बड़े पैमाने पे होगा ये चीज। 2019 में आपको कैसे लगता है कि ये चीज नहीं होगा? मैं आपको, मेरी दुआएं हैं आपको, आप वैसा ही काम कीजिए जैसा आपने 2014 में किया था, उसी लगन से कीजिए। और मेरी भी दुआएं रहेगा कि आप जिस तरह से कटाक्ष करते रहे हैं वैसे ही आपका कटाक्ष सफल हो जाए। मेरा तो काम ही है ये करना। प्रोफेसर देवराज, आप अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं? मेरा तो काम ही है ये करना। मैं यहाँ 2 बात रखना चाह रहा हूँ। 2016 में जो चुनाव हुआ असेंबली इलेक्शन, तो उसमें AIDMK की पोजीशन अच्छी रही
और डीएमके का पोजीशन कुछ 36% था, उसका 41% था। यहाँ पर जो कांग्रेस की बात आ रही थी 6.42% था। बीजेपी का जो वोट परसेंट था 3 पॉइंट समथिंग था मान लो। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका वजूद जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस तरह से इंडिपेंडेंट वहाँ नहीं हो सकता है। उन्हें किसी से डीएमके एडीएमके के साथ ही ये अपना गठबंधन करेंगे, कांग्रेस हो या वो बीजेपी हो। तो इनका इंडिपेंडेंट अपना आधार नहीं है सामाजिक। इसीलिए दूसरी बात, एक और बात मैं यहाँ पर कहूंगा, लेकिन जब भी बात होती थी देवराज सर की डीएमके या एआईएडीएमके, तो बात जो है वो करुणानिधि और जे जयललिता की ही होती थी। जी। अब अगर वो खुद ही एक लीडर के लिए नजर ऊपर रख रहा है और अगर दोनों ही पार्टियां खुद ही एक कहीं ना कहीं वैक्यूम से गुजर रही हैं, तो क्या एक मौका नहीं होगा जो नए प्लेयर्स इसमें एंट्री कर जाए? देखिए, ऐसा ये संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी होती है उसका इतिहास होता है, उसका जनाधार होता है। तो वो जनाधार खत्म नहीं हुआ, नेता ही तो गया है, लेकिन उसका बेस तो जो स्ट्रक्चर है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर लेवल की बात कर लें, हम बंगाल की बात कर लें, चीजें पहले के मुकाबले बिल्कुल चेंज नजर आ रही हैं और रिएक्शंस जो हैं दो चीज, खास तौर पर जो अवाम का जो दो चीजें है यहाँ पर। मैं दो चीज बताना चाह रहा हूँ। एक तो राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उनका कितनी एक्सेप्टेंसिबिलिटी है वहाँ स्टेटों में, उनका आधार क्या है, आप कहीं भी देख लीजिए। देवराज जी, मैं इस पर भी चाहूंगा, जो आप अपनी बात कर रहे हैं वो पूरी करें। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके जो मुद्दे हैं, उनका जो जनाधार है, वो वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी के लिए, वहां पर वो अपनी सफलता की तरफ जा रही है। लेकिन साउथ की तरफ अभी क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, राष्ट्रवादी है, ठीक है। दूसरा, उनको ये लगता है कि बीजेपी में नॉर्थ इंडिया के लोग डोमिनेट हैं। तीसरा पॉइंट ये लगता है उसमें कि जो लैंग्वेज है हिंदी को ला देंगे ये लोग। तो ये वेस्ट बंगाल में भी, क्योंकि जो लिंग्विस्टिक जो स्टेट है, हिंदी को लेकर के वहां पर अभी भी वो चीज बनी हुई है। बीजेपी के साथ वो एक उनके साथ दूरी बनाने का एक आधार है। कांग्रेस की इमेज क्या रही है, वो सेकुलर रही है, इसलिए कांग्रेस पहले से ही थी, कांग्रेस शुरुआत से ही रही है। लेकिन कांग्रेस अपना आधार खो चुकी है वहां पर, 1967 से कांग्रेस आज तक नहीं आई है। तो यहाँ पर जो आधार है, जो अब जैसे करुणानिधि जैसे यहाँ से गए, तो उस जगह अब जो राष्ट्रवादी अगर अप्रोच आती है और ये स्टेटों में आपसी सरकारों के साथ तालमेल होता है, तो राष्ट्र के लिए कोई नेशनल लैंग्वेज का कोई सॉल्यूशन निकले और उसमें कुछ उस तरह से फिर उसमें एक आधार बनेगा नेशनलिज्म के बेसिस पर। बीजेपी अपने को वहां सक्षम होती है किसी भी पार्टी के साथ अपने का गठबंधन करने में, क्योंकि अकेले स्टेट तमिलनाडु भी कुछ नहीं कर सकता, उसे भी सेंटर से रिलेशनशिप चाहिए, उसे भी फाइनेंस चाहिए, उसे भी डेवलपमेंट चाहिए। तो जो लीडरशिप होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बीजेपी के साथ जा रही है या फिर वो कांग्रेस के साथ जा रही है। एआईडीएमके और डीएमके के हाथ में ही है अभी तक, जो भी सिचुएशन है, जो आएगा, जो भी पार्टी। और यहाँ पर जो नेशनल लीडरशिप है बीजेपी का, जो मोदी का लीडरशिप है प्रधानमंत्री जी का, तो उसका भी असर इस इलेक्शन में रहेगा राष्ट्रीय लीडरशिप का, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर अभी कमजोर है। कांग्रेस के पास उस तरह का कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। लेकिन जब ग्रैंड अलायंस की बात आती है सर, तो क्या चीजें बदलती हैं फिर? नहीं, वो तो फिर बदलेंगे, लेकिन अभी क्या है वर्तमान नहीं, हम कांग्रेस को ऐसा सिर्फ कांग्रेस ना देखें, अगर हम ग्रैंड अलायंस के तौर पर देखें कि ठीक है तीसरा मोर्चा या फिर विद कांग्रेस एक ग्रैंड अलायंस जा रहा है, एक और चीज, क्या चीजें बदलेंगी? एक और चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, मैं एग्जाम्पल यूपी का दे रहा हूँ। यूपी में जिस तरह से राजनीतिक गठबंधन हो रहा है, बसपा, सपा और कांग्रेस का कितना आधार है, 6-7% वोट है यूपी में, ठीक है। उसे कितनी सीटें मिलनी हो, ठीक है, लेकिन जो वोट है, वोट बेस है। यहाँ पर सपा का वोट क्या बीएसपी को चला जाएगा, या फिर बीएसपी का वोट तो चला जाएगा सभी को। बीएसपी का जो वोट है वो सभी को जाएगा, कांग्रेस का भी ले सकता है उसे, सपा का भी ले सकता है। क्या बसपा को ये वोट जा सकते हैं? समाजवादी का वोट जा सकता है, या फिर कांग्रेस का वोट जा सकता है। तो ये बहुत सारे, मैं ये कह रहा हूँ, ये अलायन है, कितना मजबूत होगा, कितना कौन जीतेगा, तो इसमें भी एक शक है। ठीक है सर, ये चीजें हैं। दत्ता सर इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का जरा हो चला है। हम ब्रेक से लौटते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
तो कलाइगनार यानी कि एम करुणानिधि अपने आखिरी सफर पर हैं और उनके आखिरी रसूमात भी अदा की जाने वाली हैं। कुछ ही वक्त में मरीना बीच पर भी उनका जस्ता खाकी पहुंचेगा। और आपको बता दें कि इसको लेकर के हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि करुणानिधि का जाना अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है और उसके बाद तमिलनाडु के क्या हालात रहेंगे आने वाले वक्त में, इसका जो सियासी रुख है वो क्या होगा, इस पर हम जरा तफसील से बातचीत कर रहे हैं। इस पर हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कपूर साहब भी थे, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ नहीं है। अब हमारे साथ बाकी 3 मेहमान लगातार बने हुए हैं। दत्ता सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जो बातें हो रही थी ब्रेक से पहले, उसको हम चाह रहे हैं कि उससे वहीं से आगे बढ़ाएं, और आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, वहीं से शुरू करते हैं। जी, राकेश जी चले गए नहीं तो और बेहतरीन वे में बात हो पाती है इस पूरी चीज को लेकर। सवाल ये था कि महागठबंधन के तरफ से कौन, यही सवाल था। और ये सवाल केवल मीडिया के लिए नहीं है, ये सवाल पूरे देश के लिए है। आज के डेट में 19 के चुनाव के परिपक्ष में महागठबंधन के कौन। मैं मानता हूं कि महागठबंधन का जिस तरह का समीकरण, जिस तरह का रूपरेखा है, वो कहीं ना कहीं पे मुझे विक्रम बेताल की वो प्रसिद्ध कहानी याद आती है, सिंहासन बत्तीसी वाला। सिंहासन बत्तीसी में 32 राजनीतिक पुतले, हर कोई उस सिंहासन के लिए देख रहा है और उस पे प्रयास लगा रहा है। पर कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए आ जाती है कि इस पे पता नहीं चल पा रहा है कि विक्रमादित्य कौन है और बेताल कौन है। बहुत सारे प्रदेश में तो लगता है कि कांग्रेस बेताल है, और नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपने आप को विक्रमादित्य के हिसाब से साबित करना चाह रही है। उस तरफ ममता बनर्जी कोई कसर नहीं छोड़ रही है अपने आप को एज ए लेडी सीजर के हिसाब से साबित करने के लिए। उस पे बंगाल के कांग्रेस यूनिट बगावत भी करती है। वहां के जो प्रदेश के अध्यक्ष है वो सरेआम बगावत करते हैं और कहते हैं कि ट्रोजन हॉर्स है ममता बनर्जी। मायावती बिल्कुल चुप्पी रखी है पूरी चीज को लेके। अखिलेश यूपी में 2 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी को। राहुल जी ने कर्नाटका के चुनाव के दौरान है तो निसंदेह मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अब ये सारे चीजें जिस तरह से बयानबाजी चल रहा है, कोई एक इंपॉर्टेंट स्थायी लीडर नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर सके। उस कद्देवार नेता कोई है, वक्त भी कम है, और अभी तक जिस हिसाब से एक खिचड़ी बन रहा है, खिचड़ी पे खिचड़ी बन रहा है। मुझे तो लगता है कि 19 तक, जैसे 19 नजदीक आएगी, ये खिचड़ी जल ना जाए और जल के तहस नहस हो जाए। बिरबल की खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह पता नहीं है कि उसपे ऑयल कौन देंगे, लकड़ी कौन देंगे, माचिस का काम कौन करेगा, और डेगची का काम कौन करेगा, चावल का काम कौन करेगा, दाल का काम कौन करेगा, पानी का काम कौन करेगा। किसी का कुछ डिसाइड नहीं है। और इस तरफ बिल्कुल केओस है, राजनीतिक केओस है। और उल्टे तरफ आप अगर देखेंगे तो एक मजबूत चेहरा है, जो चेहरा आज के डेट में ना ही भारत में बहुत वर्चस्व रखता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर ये है। तो ये पावरफुल लीडर का मुकाबला करना भी उस तरह का चेहरा तो बनना चाहिए। लेकिन देवराज सर, आप जो दत्ता सर कह रहे हैं तमाम बातें, उसको अगर हम देखें, लेकिन अगर अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की बात कर रहा है तो वो इस बुनियाद पर कर रहा है कि असल में बीजेपी की जो ताकत है वो अपोजिशन के वोटों के बिखराव में ही है, क्योंकि जब वोट बिखरते हैं तो बीजेपी को ताकत मिलती है। और 2014 में जब मोदी मैजिक था तब भी हमने देखा कि 33% ही वोट बीजेपी को गए, लेकिन बाकी वोट बिखर गए। इस वजह से सिचुएशन बदल गई। अब उन्हीं बिखरे हुए वोट को कलेक्ट करने की कोशिश है, लेकिन क्या यह कोशिश बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, प्रीमेच्योर नहीं है और बहुत ज्यादा कम वक्त रह गया है जो शेप अप हो पाए? देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी अगर अलायंस, अपोजिशन पार्टी अगर अलायंस नहीं करते तो उन्हें दिख रहा है कि उनकी हालत पहले से भी बदतर होने वाली है। उसी हालत में देखते हुए कि भाजपा का जिस तरह से अपना आधार बन गया है, बढ़ रहा है, उसका बढ़ता जा रहा है, तो उसे कैसे रोका जाए। अगर वो अकेले लड़ते हैं तो फिर वही उनकी हालत होगी जो 14 में हुई और जो उसके बाद स्टेट इलेक्शन में उससे बुरी हो जाए। तो इसीलिए उस आधार को, अपना अस्तित्व बचाने के लिए इनका ये प्री पोल अलायंस हो रहा है और पोस्ट इलेक्शन अलायंस भी होंगे। लेकिन अब ये अलायंस कितने सक्सेसफुल होंगे
कितना वोट किसका किस में शिफ्ट होगा ये डिसाइड करेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि वोट लोगों के तो लीडर्स के यहाँ पर गठबंधन हो जाएंगे, लेकिन जनता का जो वोटर है उसका गठबंधन क्या उसके साथ जा रहा है, क्या वो सक्षम है अपने वोट को ट्रांसफर करने में या वो नहीं है सक्षम। तो कुछ लोग हैं जो सक्षम है अपने वोट को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग सक्षम नहीं है, तो हालत उसी तरह से रहेगा, उनका वोट और जैसे दत्ता सर एक पिक्चर बना रहे हैं, और जो पिक्चर बन रही है एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी इसको बनाने की भी कोशिश कर रही है कि अगर आप ग्रैंड अलायंस की बात करेंगे तो वहां पर लीडरशिप का कियोस्क है, कई तरह की बातें हैं और वहां पर कंफ्यूजन ज्यादा है। अगर आप कंफ्यूजिंग वे में जाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए इधर आइए और यहां पर आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। प्रज्ञा जी, देखिए, जो दत्ता साहब कह रहे थे एग्जैक्टली मुझे ये भी नहीं लगता कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन होने वाली है। जहां तक समझ आ रहा है बीजेपी की सिचुएशन कई जगह सुधरी है तो कई जगह कम भी हुई है। अगर हम यूपी के बायपॉल्स में जाएं तो फूलपुर का इलेक्शन हो गया या एक दो और इलेक्शंस हुए जिसमें कि बीजेपी के वोट्स काफी रिड्यूस हुए, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां पर एक मुश्त वोट पड़े, बिखराव नहीं हुआ। तो आसाम में बड़े, इधर यूपी में कम हो गए। 73 अगर वोट्स इनके पास सीट्स आई थी 2014 में, तो इससे ज्यादा बढ़ने की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, कुछ कम ही होंगी। तो हो सकता है यहाँ पे रीजनल पार्टीज जो है स्टेट वाइज अलायंस करें अपना, और वो बाद में एक महागठबंधन तैयार करें। तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी देखने में आ सकती है जो कि बायपोल्स में इन्होंने किया भी, और वो शायद बीजेपी के लिए थोड़ी घातक भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन सर देखिए, हम इधर नहीं जाते हैं और नॉर्थ की तरफ नहीं आते हैं। हम बात एक बार फिर से डीएमके, एआईएडीएमके की करते हैं कि इनका रोल क्या होगा 2019 में। इस पर हम जरा बात करते हैं, क्योंकि अभी दोनों ही जो है लीडरशिप के बगैर एक तरह से एक मजबूत लीडरशिप का वहां पर वैक्यूम है। अब ऐसे में उन दोनों पार्टीज की एक तरह से जरूरत या फिर उनका जो रोल है वो नेशनल पॉलिटिक्स में कैसे होगा और वो अपने आप को कैसे बनाए रख पाएंगी, ये भी तो बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और ये महत्वपूर्ण बात भी है। और मैं समझता हूं कि जैसे पहले जब जयललिता जी जीवित थे या फिर करुणानिधि जी जीवित थे, जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति को कहीं ना कहीं पे वो लोग एक चाबी के हिसाब से काम करते थे और चाबी के हिसाब से काम करवाते थे। हाँ। याद कीजिएगा कि अटल जी की सरकार एआईडीएमके के चलते एक वोट से गिर गई थी और यूपीए की सरकार बनी थी आपके डीएमके के समर्थन के चलते। तो कहीं ना कहीं पे मास्टर की के हिसाब से काम करते थे, पर अभी जो क्या वो वही मास्टर की प्ले कर पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी जो उनके जो सक्सेसर है, चाहे वो डीएमके के कानिमोजी देख लीजिए या स्टेलिन देख लीजिए या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री तमिलनाडु के या फिर जो एआईडीएमके के जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो लोग उस तरह से सक्षम नहीं है और उनका वो ऑरा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं क्या ये अपने में ही उलझे हुए नहीं है? अपने में उलझे हुए हैं और उस तरह का एक ऑरा नहीं है उन लोगों का कि वो लोग मास्टर की के हिसाब से काम कर ले। मैं समझता हूं डीलिंग जो है वो नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जो राजनीतिक पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, उनके साथ ताल मिला के पीगी राइड करने की कोशिश करेंगे वो लोग नेशनल पॉलिटिक्स के। वही अलायंस पार्टीज बन के ना रह जाएं, जो बात कह रही थी प्रज्ञा जी। मतलब वो एक तरह से नेशनल पॉलिटिक्स में अपना वर्चस्व को कायम रखने के लिए किसी ना किसी राष्ट्रीय पार्टी का हाथ जरूर थामे। देवराज जी, क्या आप भी इस बात को ही मानते हैं कि इसी तरह की सिचुएशन है और कहीं ना कहीं एक जो लीडरशिप की कमी आ रही है, अब वो नेशनल लेवल पे डील ही नहीं कर पाएगी? जब डील ही नहीं कर पाएगी तो फिर एक पिछलग्गू ही बनना पड़ेगा। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, एक और चीज यहाँ पर सोचने की जरूरत है। करुणानिधि जी अभी उनका एक्सपायर हुआ है, उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन क्या वो सक्रिय राजनीति में थे? क्या वो चीफ मिनिस्टर हैं क्या तमिलनाडु के? एक हमें यही स्थिति भी देखी, क्या वो एक्टिव थे इस समय पिछले कुछ समय से? तो 2-4 महीना 6 महीना, उसी बात को भी कह रहा हूं। तो वो पोजीशन ऐसा नहीं है, पार्टियां अपना आधार बना चुकी हैं, उनका आधार ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति के जाने से वो खत्म हो जाएगा और उस हालत में भटके हुए हैं सारे। मतलब ये है कि जरूरत जो है जी, कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं आएगा, बल्कि प्यासा कुएं के पास जाएगा। उसके पास जाना है, जो भी जाएगा पानी उसके अंदर है, इनका आधार है, ये वो जो बाल्टी है भरने वाली, जी वही बदल रही है, और कोई अंतर नहीं हो रहा है। और जो जिस तरह से जयललिता जी गई, तो जयललिता जी के जाने के बाद क्या वहां खत्म हो गया एआईडीएमके? उसी तरह से डीएमके का जो आधार है वो
रहेगा। लेकिन सर जब लीडरशिप की कमी आएगी तो डेफिनेटली फिर वो सेंटर में किस तरीके से अपना रोल बना पाएगी। एक कहते हैं ना कि जैसे की फैक्टर, एक मास्टर की का जो रोल अदा करती रही हैं ये पार्टियां सेंटर में, अभी तक क्या वो कर पाएंगी? क्योंकि क्या उतनी दूरदर्शिता होगी किसी भी इस वक्त के मौजूदा सक्सेसर्स के पास? देखिए, दोनों पार्टियों का अपना आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। डीएमके पार्टी जो है उसका अलग है, सामाजिक आधार अलग है, आर्थिक उनका इश्यूज अलग हैं, उसके मुद्दे अलग हैं। उसी तरह से एआईडीएमके का अलग है, वो अलग सोसाइटी को डील करती है। तो इस तरह से इन पार्टियों का अपना अपना बेस है और उसी के आधार पर ये अपनी आइडियोलॉजी बना के अपने काम को कर रही हैं। इन्हें ये पता है कि यहाँ पर न तो कांग्रेस आने वाली है, जीतने वाली है, ना ही बीजेपी आई। इनके एमपी वहीं से आएंगे और इन्हीं की सरकार होगी वहां पर। तो अब इन्हें सेंटर से किसके साथ किसकी सरकार बन रही है उससे हमें कितना फायदा हो सकता है, कितने डेवलपमेंट के लिए हमें वहां से फाइनेंशियल एड हो सकती है, उसको देखेंगे ये लोग। और गठबंधन एआईडीएमके और डीएमके के दोनों पार्टियों से हो चुके हैं, पहले बीजेपी से भी हो चुका है। दत्ता सर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प पहलू, एक बड़ी दिलचस्प बात कह रही है प्रज्ञा जी, मैं उसको लेना चाहूंगा कि आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ, देखिए तमिलनाडु में ऐसा नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस या किसी और नेशनल पार्टी को कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। और बात जहां तक अभी कपूर साहब कैंडिडेट्स वही होंगे लेकिन पार्टियां बदल जाएंगी। बिल्कुल, कैंडिडेट्स होंगे, कैंडिडेट्स तमिलनाडु के होंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि उन्हें तमिलियन आइडेंटिटी मिलेगी, तमिलनाडु के कैंडिडेट्स मिलेंगे, बट वो एआईडीएमके या डीएमके की टिकट से ना लड़ करके हो सकता है नेशनलिस्ट पार्टी की टिकट से आपको। और उसके पीछे रीजन यही कि वो उन दोनों को कहीं कमजोर पाएंगे। बिल्कुल। जो वैक्यूम, ये जो दोनों पार्टीज की बात हो रही है, ये इंडिविजुअलिस्टिक पार्टीज थे, एक इंडिविजुअल के बेस पे खड़ी हुई थी। इनका अपना और उनको ये पता था कि ये डीएमके के सांसद होंगे। वो पहचानी जाती थी अपने लीडर के नाम से, करुणानिधि के नाम से, जयललिता के नाम से पहचानी जाती थी। आज अगर, और नेशनल लेवल पे पहचानी जाती थी। आज अगर आप एआईडीएमके या डीएमके के लीडर्स की बात करें तो हम जैसे आम आदमियों को तो शायद 2 लीडर्स का भी नाम ना पता उनकी पार्टीज में, और वो पूरे देश में हर आम आदमी के साथ लागू होता है कि इनके लीडर्स है ही नहीं, एग्जिस्टिंग ही नहीं है, एक नेशनल वजूद नहीं है। पहले तमिलनाडु से देश की पॉलिटिक्स चला करती थी। तमिलनाडु के लीडर्स उठ के दिल्ली नहीं आते थे, दिल्ली के लीडर्स उठ के जाया करते थे वहां। नहीं, लेकिन क्या अभी भी कुआं वहीं पर है? देखिए, कुआं तो वहां है, लेकिन जो बाल्टियां होंगी वो दिल्ली से जाएंगी। अब मैं इस पे कुछ चीज कहना चाहता हूँ। ये बड़ी बात कह रही हैं प्रज्ञा। आप कश्मीर के हालात देख लीजिए, जो मुफ्ती साहब के जमाने में था वो महबूबा मुफ्ती के जमाने में नहीं है। महबूबा मुफ्ती अपनी सरकार नहीं चला पाई। मुफ्ती साहब, मैं आ रहा हूँ देवराज सर, आ रहा हूँ आपके पास, दत्ता सर की बात ले लूं। महबूबा मुफ्ती नहीं बांध पा रही है। मैं इसी दिशा में जा रहा था जो प्रज्ञा जी ने कहा है। बाल्टी बेशक दिल्ली की होगी और दिल्ली की ही बाल्टी होगी, पानी वहां है, पर पानी से बाल्टी में पानी भरने का काम जो है वो चेन्नई नहीं तय करेगी, वो दिल्ली तय। और रस्सी यहाँ से बाल्टी जाएगी, रस्सी दिल्ली से होगी। और उसका तो पहले से ही पता चल गया था। नरेंद्र मोदी जी के सलाह के बिना जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, ये हर कोई जानता है इस चीज को। चंद्रबाबू नायडू ने जब एनडीए से अपना पल्ला खींचा और समर्थन वापस लिया, समर्थन लेने से पहले उन्होंने करुणानिधि को ही डायल किया था फोन। करुणानिधि बेशक अस्वस्थ थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बैठे बैठे कर नहीं रहे थे। ममता बनर्जी भी जब कोई सलाह लेनी होती थी तो वहां पे डायल करती थी करुणानिधि को, तीसरे मोर्चे के रूपरेखा के बारे में बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पे पैट्रियार्क जो है पैट्रियार्की होता है, और पैट्रियार्क के देहांत के बाद मतलब वहां पे वैक्यूम जरूर हो जाता है। मैट्रियार्क थी एआईडीएमके में जयललिता, उनके देहांत के बाद एआईडीएमके में ये वैक्यूम की स्थिति हुई और ये तमाम घमासान और टकरार उनके लीडरशिप के बारे में भी हम नहीं क्लियर कर पाते कि आखिर है असल में कौन। जयललिता के देहांत के बाद जो एआईडीएम के अंदर में जो गुटबाजी और टकरार दिखाई दिया था, वो इसीलिए दिखाई दिया था क्योंकि वो मैट्रियार्क की जो आशीर्वाद था वो खत्म हो चुका था, एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन जिसको हम लोग कहे। और यहाँ पे पैट्रियार्क का जो एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन है डीएमके के ऊपर, वो भी खत्म हो चुका है करुणानिधि जी के देहांत के चलते। अब बाहर के जो वो है ना, ये कहते हैं ना कि 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर बाहर से खाना लेके चला गया। ये बंदर वाला जो काम है ये दिल्ली करेगी 19 के चुनाव के पक्ष में।
मैं ये कहना चाह रहा था कि जब 2014 का इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें दो चीजें आई थी, रीजनल पार्टी एंड रीजनलिस्ट पार्टी। रीजनल पार्टी वो पार्टियां होती हैं जहां पर कास्ट बेस वोट कास्ट हुआ था। तो बीजेपी को सक्सेसफुल हुई भारतीय जनता पार्टी रीजनल पार्टीज में। लेकिन जो रीजनलिस्ट पार्टी थी, जिनका बेस था लैंग्वेज बेस पर रीजनलिस्ट पार्टी थी, वहां पर सेंध बीजेपी नहीं लगा पा रही है। उसका वही कारण है, मैं पहले आपको जो बता रहा था, हिंदी बेल्ट जो थी वहां पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स थी, उस बेस में बीजेपी ने सेंध लगा ली पूरी तरह से। लेकिन साउथ इंडिया या उधर नॉन हिंदी बेल्ट में, साउथ इंडिया में जितनी भी रीजनलिस्ट पार्टियां हैं वो लैंग्वेज बेस्ड हैं, वहां पर अभी स्थिति नहीं है इनकी मजबूत, और वहां पर कांग्रेस पहले से ही खत्म हो चुकी है। तो वो रीजनल जो पार्टियां हैं, रीजनलिस्ट पार्टियां हैं, तेलुगु देशम पार्टी है आंध्रा में, उसी तरह से डीएमके एडीएमके है तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसी लेकिन तरह सर इसमें देखिए एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि जो सक्सेसर्स हैं या जो उनके वारिस हैं, वो उनके अंदर कितनी कुवत है, वो कितने अच्छे डीलर हैं या फिर कितने अच्छे पॉलिटिशियन हैं, कितने अच्छे लीडर हैं। लेकिन क्या चाहे वो जयललिता की बात हो या फिर एम करुणानिधि की, कहीं एक वो दूरदर्शी सोच के लिए तो जाने जाते थे कि बहुत दूर की सोच थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो एक अपने हाथ में कमान रखने की लालच थी, या फिर क्या ऐसी बात रह गई कि वो अपनी वारिस को आगे बहुत ज्यादा अच्छे से रख नहीं पाए? क्या आपको लगता है, अगर हम उमर अब्दुल्ला को देखें, फारूक अब्दुल्ला को, तो उन्होंने उमर अब्दुल्ला को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया। महबूबा मुफ्ती भी इसी तरीके से वो सामने आई, मुफ्ती साहब के जाने से पहले ही वो एक लीडर के तौर पर हो रही थी, उभर रही थी। ठीक है, वो पहले चले गए, लेकिन उसी तरीके से हम अखिलेश यादव को देखें, क्या यहां पर कुछ एक कमी रह गई? चाहे वो जयललिता हो या फिर करुणानिधि हैं, वो अपने हाथ में कमान रखना चाहते थे लास्ट मोमेंट तक, इसी वजह से आज कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। उनके जाने के बाद ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि आखिर असल वारिस कौन है, क्या वो उतना बड़ा लीडर है या नहीं है। बेशक मास लीडर की कहीं ना कहीं कमी कहीं ना कहीं पे ये जो एक वो था ना, लालच था कि सिर्फ लाठी अपने हाथ पे ही रहे, या तो फिर ताला भी अपने हाथ पे और चाबी भी अपने हाथ पे, वो कहीं ना कहीं पे इस तरह की परिस्थिति पैदा की है। चाहे वो डीएमके कहें, चाहे वो एआईडीएमके कहें, या तो फिर तृणमूल कांग्रेस बंगाल के, या फिर बसपा। हमने एआईएडीएमके में देखा कि जैसे ही जयललिता गई, लड़ाई होने लगी, शशिकला सामने आई, फिर पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम। अचंभित नहीं रहूंगा अगर आगे कुछ हफ्ते के अंदर या फिर कुछ डीएमके में भी ऐसा दिखे, डीएमके में ये चीज ना दिखाई दे, ये हो सकता है। और उस परिस्थिति में क्या होगा कि ये जिसको हम लोग कहते हैं ना कि हनीकॉम्ब सिंड्रोम या फिर आपके एंट वाला सिंड्रोम, चींटी के घर पे जब आप पैर रखते हैं ना तो तितर बितर होके चारों तरफ भागती है चींटियां, तो इस तरह के एक्सोडस भी हो सकता है। ये दोनों क्षेत्रीय पार्टी से, और एक्सोडस होके हो सकता है कि नेशनल पार्टीज की तरफ वो लोग अपना रुख करें, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। भाजपा में बहुत सारे लोगों का एक्सोडस हो सकता है इन सब क्षेत्रीय पार्टी से, और कांग्रेस में भी हो सकता है। देखना होगा कि दोनों नेशनल पार्टीज में से कौन ज्यादा सक्षम है इस पॉलिटिकल कोचिंग करने में या फिर एब्जॉर्ब। प्रज्ञा जी, आप अपनी बात रख रही थी। मैं यही बता रही थी कि आपस की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि जो स्कैम्स के प्रूफ, बहुत अच्छे प्रूफ सीबीआई नहीं लेके आ पाई, हो सकता है घर से निकल के आने शुरू हो जाए। ये चीज हमने देखा भी, जो है एआईएडीएमके के वक्त में शशिकला आज अगर जेल में है, तो शायद ये यही वजह था कि घर का भेदी जो है वो उसी ने लंका ढा दिया। ठीक है, लेकिन देवराज जी, क्या ये चीज आप देख रहे हैं? क्या आप कहीं ना कहीं आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि यहां पर चूक हो गई? नहीं तो एआईएडीएमके या फिर डीएमके के अंदर आज ये कियोस्क नहीं होता जो अभी नजर आ रहा है, जो हमने देखा एआईएडीएमके में, और हो सकता है कि हम देखें डीएमके में। देखिए, ये पार्टियों का कुछ पार्टियां हैं अपने वारिस साथ ही साथ तलाश करती हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। देवगौड़ा चाहते थे खुद अपनी कमान अपने हाथ में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने कुमारस्वामी को ही सब कुछ दिया। मैं आपकी बात को ही कह रहा हूं, ज्यादातर जो राजनीति रही है परिवारवाद की रही है, मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज में। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो अपने उस तरह से उत्तराधिकारी नहीं निकाल पा रही हैं,
उनकी स्थिति इस तरह से हो सकती है जैसे बीएसपी है। मैं बीएसपी की यहाँ पे बात इसे अच्छी तरह से समझेंगे तो इसका एग्जाम्पल हमारे समझ आगे है। तो इस तरह से अगर लीडरशिप आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं उसे ट्रांसफर करेंगे तो फिर ये दिक्कत थोड़ी रहेगी। लेकिन जो समाज है, जो काम किया है, जो विचारधारा है, जिस समाज का संगठन है उनके साथ है, वो संगठन तो मजबूत है, बना हुआ है। उस समय ऐसी स्थिति आएगी जैसे आप बता रहे हैं, इस तरह की स्थिति आ सकती है। लेकिन क्या ये लीडरशिप की स्थिति कितने समय तक रहेगी, उसके वैक्यूम को कौन भरेगा? 2 साल होने जा रहा है। अब आप देखिए जयललिता जब गई तो उसके बाद से लेकर के अभी तक भी एआईएडीएमके उस शक्ल में तो नहीं आ पाई है जैसी वो जयललिता के वक्त में थी, और उतनी स्ट्रांग भी नहीं रह पाई है। ये तो उनके लिए एक कहीं ना कहीं बूटी का काम कर रही है कि उनके हाथ में ही उस वक्त इक्तदार था, सत्ता उनके हाथ में थी, इस वजह से वो अभी भी सत्ता में काबिज है। नहीं, उसकी जगह के कांग्रेस ने ले ली या बीजेपी ने ले ली। अभी तो उसके बाद इलेक्शन 14 में जो 16 में जो इलेक्शन तो ये जो स्थिति मैंने आपको पहले ही कहा है कि सामाजिक आधार हर पार्टी का है, किसी को भी उठा लो, उसका वोट बैंक है। वोट बैंक जाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर है। बात तो यही होगी ना कि जयललिता की सीट पर कौन लड़ेगा, उस सीट पर इन पार्टियों का आधार कौन लड़ेगा, कितना वोट परसेंट है, उस पर बात होगी ना। फैक्ट पे बात करना है। यहाँ पर बेशक हम विचार से बात नहीं कर सकते कि इस विचार को कितने लोग उसके साथ हैं, क्या संगठन है उस पार्टी का, वहां पर कितने मेंबर हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन सर एक चीज और भी मैं समझना चाह रहा हूं। अभी बार बार ये बात आ रही थी कि एआईएडीएमके या डीएमके में कहीं ना कहीं लीडरशिप का कियोस जो नजर आएगा उससे हो सकता है कुछ प्लेयर्स आ जाएं, या चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी को एक मौका मिल जाए। लेकिन अगर यही मौका देखा जाए जब बात वहां पर लोकल पॉलिटिक्स की आती है या फिर लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स की आती है, तो क्यों नहीं फिर रजनीकांत और कमल हसन को ज्यादा मौका मिलेगा बनिस्बत इन पार्टीज के, क्योंकि वहां पर तो वो जाना माना चेहरा है, उनके पास बैकग्राउंड भी है और उसी लोकल लीडरशिप भी है, तो उनको ज्यादा मौका होगा बनिस्बत किसी बीजेपी या फिर कांग्रेस के। शायद देखिए, मैं आपको बता दूं, जो करिश्मेटिक ये जो फिल्मी सितारे हैं, जो पहले जयललिता जी आई या उनसे पहले रामचंद्रन आए, तो उनका अपना एक आधार था। करुणानिधि जी उन्हें लाए थे और उन्होंने 8-10 साल बाद फिर एआईडीएमके बना लिया था, और फिर अपना रामचंद्रन ने जयललिता को लिया और फिर उसको चीफ मिनिस्टर उनके बाद बनी। तो इनके आधार थे, इनका सामाजिक आधार था, इनकी पार्टी मजबूत थी, इनका स्ट्रक्चर बना हुआ था। लेकिन सर अब तो बिल्कुल देखिए चेंज है ना, अब तो इनके पास भी तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है, डीएमके या एआईडीएमके के पास भी तो ऐसे मामलात नहीं है। एक बात मैं कह रहा हूं आपसे, चेहरा नहीं है, ठीक है ना, पार्टी तो है, संगठन तो है, उसके वोटर तो हैं। सर हमने देखा एआईएडीएमके में बाकायदा जो उनके संगठन की जब हम बात कर रहे हैं, संगठन में भी टूट दिखी, जी दो फाड़ दिखा, तो डीएमके में भी कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं फिर तो। बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स में कोई स्थायी नहीं है, ये पॉलिटिक्स में कहीं पर भी, क्योंकि इसमें सह और बात का मैं आरोप देता सर। तो ये जो गणित है, कहाँ फायदा है, कोalition में किससे हम सपोर्ट करें, किसको ना करें, तो ये बहुत सारी चीजें नफा नुकसान देख करके ही आगे की चीजें तय होंगी, आगे कदम उठाए जाएंगे। दत्ता सर, मैं समझता हूं कि जहां कमल हसन या फिर रजनीकांत की जहां बात आती है, बेशक ये लोग एकदम बिल्कुल एक नया प्लेयर है और वहां के आपके टिंसल टाउन से हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से हैं, लेकिन क्या ये पपेट भी बन सकते हैं? पपेट भी बन सकते हैं, या तो फिर बहुत बड़ा नेता बन के भी उभर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि वो लोग राजनीतिक अखाड़े में और राजनीतिक बैटल ग्राउंड में किस तरह से अपना वर्चस्व कायम करते हैं। जिस तरह से ग्लैमर में उन लोगों ने अपना एक वर्चस्व कायम किया है, उस चीज को अगर ट्रांसलेट कर पाते हैं पॉलिटिकली तो तब तो कामयाब हो जाएंगे। और अगर नहीं उतना बड़ा कैडर है, उतना बड़ा जो है वही चीज है कि वही चीज का प्रश्न है, और उस चीज को कैसे वो लोग उस जो कमी है उसको कैसे फिलअप करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप अगर सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप में आप अगर देखेंगे, ये जो जैसे मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था रामादोस या फिर वाइको के बारे में, वो लोग वहां पे कहीं ना कहीं पे पिछले 20 साल से टाइम टेस्टेड लीडर हैं तमिलनाडु के, और अटल जी के सरकार में भी वो लोग रहे हैं, यूपीए के सरकार में भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं पे अचंभित मैं नहीं रहूंगा कि ये जो हम लोग बार बार जो ये वैक्यूम के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, उनका भी जो बुनियादी राजनीति है एमडीएमके की या फिर पीएमके की, वो भी कहीं ना कहीं पे वो लिंग्विस्टिक आधार पे है। और कहीं ना कहीं पे जिसको जिंगो नेशनलिज्म हम लोग कहें ना, सब नेशनलिज्म, उसी पे आधारित है, अति तमिल प्राइड पे आधारित है। वो लोग तो मतलब यहां तक बात करते हैं कि तमिलनाडु का मतलब है तमिल इलम, जो श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है उसको और तमिलनाडु मिलके तमिल इलम होना चाहिए। तो उस चीज को अगर इस वैक्यूम में अगर वो लोग अगर उस चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर भुना लेते हैं, तो हो सकता है कि ये जो वैक्यूम तैयार हुआ वो खुद ही इमर्ज हो जाए जयललिता और करुणानिधि के देहांत के चलते ये वैक्यूम का फिलअप वो लोग कर लें। चलिए, ये देखना होगा कि आखिर मुस्तकबिल में क्या होता है और किस तरह का सियासी रुख होता है। लेकिन इन सब के बीच इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि चाहे वो जयललिता के जाने के बाद की बात रही हो या फिर अब एम करुणानिधि, उनके जाने से एक तरह से हिंदुस्तान की सियासत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और इस नुकसान की भरपाई नहीं है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि एम करुणानिधि अपने आखिरी सफर पर हैं, कुछ ही देर में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच कई तरह की जो बातचीत हो रही थी, कई तरह के जो सवालात उठ रहे थे, उस पर हमने बातचीत की कोशिश की। लेकिन एम करुणानिधि के जाने का जो नुकसान है उसे भर पाना शायद आने वाले कई सालों में, दसियों सालों में मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही।